नमस्कार बच्चों, मैं सीमा ओझा ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत पढ़ रहे थे पाठ 8। भाग 2 के अंतर्गत पाठ 8 है स्थानीय स्वशासन। हमने पिछले वीडियो में स्थानीय स्वशासन क्या है, इसका क्या अर्थ है, लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन का क्या महत्व है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्था है, जिसे कि पंचायती राज संस्थाओं को कुल 29 विषय हस्तांतरित किए गए हैं हमारे संविधान संशोधन के द्वारा। 73वां संविधान संशोधन जो कि पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है, और वहीं 74वां संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। और हमने जाना कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कुल पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषयों का हस्तांतरण किया गया है। अब हम यह विषय किसमें दर्ज किए गए हैं, 11वीं अनुसूची में यह विषय दर्ज किए गए हैं। तो हम ये विषय कौन कौन से हैं, इनके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था क्या क्या कार्य करती है। तो पंचायती राज व्यवस्था कृषि के संबंध में कार्य करती है। दूसरा, लघु सिंचाई और जल प्रबंधन और जल संचयन का विकास करती है। पंचायती राज व्यवस्थाएं ग्रामीण इलाके में लघु सिंचाई कार्यक्रम और जल के प्रबंधन की उचित व्यवस्था करती है। कुएं, बावड़ी, तालाब आदि की व्यवस्था करती है और जल के संचयन और उसके विकास के लिए पूर्ण व्यवस्था करती है। उसी प्रकार से लघु उद्योग और इसमें खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग भी शामिल है। यह हमारी 11वीं अनुसूची में 8वें नंबर पर है, जो कि लघु उद्योगों के संबंध में और खाद्य प्रसंस्करण मतलब जूट उत्पादन, रेशम उत्पादन और मछली उत्पादन से संबंधित है। मुर्गी पालन, यह सब खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत आएंगे। तो इन उद्योगों के संबंध में भी पंचायती राज व्यवस्थाएं सजग है। इसके साथ ही ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य करती है। ग्रामीण विकास के संबंध में सड़क निर्माण, पेयजल व्यवस्था, बिजली पानी की व्यवस्था, यह सब कार्य करती है। उसके बाद में ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था और सड़क और पुलिया निर्माण, जहाँ जहाँ पर ग्रामीण इलाकों में कच्ची सड़क है वहाँ पर उसे पक्की सड़क में बदलना, और ग्रामीण क्षेत्र में पुलिया निर्माण के संबंध में भी महत्वपूर्ण कार्य करती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण, आपको पता होगा पंचायती राज व्यवस्थाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती भरा काम ग्रामीण क्षेत्र को विद्युतीकरण करना है। तो ग्रामीण क्षेत्र को पूर्ण रूप से विद्युतीकरण करना और वहां पर विद्युत की पूर्ण आपूर्ति करना, कृषि क्षेत्र में भी विद्युत के लिए पूर्ण आपूर्ति उत्पन्न करना, यह सब कार्य करती है। इसी के साथ में गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन के संबंध में अलग अलग प्रकार की योजनाएं, अंत्योदय योजना, और आपको पता होगा कि कम से कम पैसे के अंतर्गत जो कम से कम पैसे में जो सहकारी संस्थाएं कार्यरत है, उसके तहत ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना और गरीबी उन्मूलन के लिए अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन करती है। इसी प्रकार से शिक्षा, और इसमें प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा शामिल है। शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य, जिसमें शिक्षा में प्राथमिक स्तर की और माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य करती है। इसी के साथ में तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में, और वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा देना। वयस्क मतलब कि जो अपने पढ़ाई की उम्र पार कर चुके हैं और जो कि इसमें पीछे छूट चुके हैं, ऐसे लोगों के लिए अनौपचारिक शिक्षा केंद्र और वयस्क शिक्षा केंद्र की व्यवस्था करना, और इसी के साथ में पुस्तकालय निर्माण की व्यवस्था करना, यह सब कुछ पंचायती राज व्यवस्थाओं के कार्य में आएगा। इसी के साथ में सांस्कृतिक गतिविधियां, हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के पर्व आते हैं, मेले आते हैं, उत्सव आते हैं, त्योहार। तो इन पर्वों, उत्सवों, त्योहार और सांस्कृतिक गतिविधियों में चौपाल आदि के माध्यम से गांव वासियों में, जिस प्रकार से अभी कोरोना का संकट छाया हुआ है, तो ग्रामीण क्षेत्र में इसके संबंध में नाटक है, नुक्कड़ नाटक है, इनका आयोजन करके गांव वासियों को सजग और प्रेरित बनाना और उनको इसके संबंध में पूर्ण रूप से जानकारी देना, तो यह सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन भी किया जाता है।
उसके बाद में बाजार और मेलों की व्यवस्था, बाजार निर्माण और उसी के साथ में समय समय पर मेलों का आयोजन, हाट बाजार आदि की व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा स्वास्थ्य और सफाई, इसमें अस्पताल है, प्राथमिक है और स्वास्थ्य केंद्र है और डिस्पेंसरी आदि शामिल है। साफ सफाई आदि की व्यवस्था, स्वास्थ्य से संबंधित कार्य करना, जिसमें प्राथमिक शिक्षा केंद्र और अस्पताल, सरकारी अस्पताल आदि की व्यवस्था करना और जहाँ जहाँ पर दूरस्थ इलाकों में जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध न हो वहाँ पर डिस्पेंसरी की व्यवस्था करना इसमें शामिल है। उसी के साथ में परिवार नियोजन के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उसका ज्ञान देना, उसके संबंध में जानकारी उपलब्ध कराना और लोगों को ज्ञान कराना और इसके संबंध में कार्यक्रम आयोजित करना। उसी प्रकार से अगला कार्यक्रम आता है महिला और बाल विकास कार्यक्रम। महिलाओं और बालकों के लिए विकास की योजनाएं तैयार करना और उनके लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना। साथ ही सामाजिक कल्याण के लिए भी कार्य किए जाते हैं। सामाजिक कल्याण में पिछड़े वर्ग के लिए और अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लिए और अन्य ऐसे जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उन लोगों के लिए सामाजिक कल्याण के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। साथ ही साथ कमजोर तबके का कल्याण, खासकर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन की दुकानों के अंतर्गत हम देखते हैं कि सस्ते मूल्य पर अनाज है, दालें है, गेहूं है और शक्कर इत्यादि तेल है, ये सब उपलब्ध कराना और जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उन लोगों का तक इसकी सब सामग्री की पहुंच उपलब्ध कराना, यह सब कार्य किए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था यह सब कार्य करती है। अब हम देखते हैं कि भारत के अनेक प्रदेशों के आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों से दूर रखा गया था। हम देखते हैं कि जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें हमारे जो आदिवासी क्षेत्र की जनसंख्या वाले आदिवासी इलाके हैं जहाँ पर आदिवासी लोग निवास करते हैं उस जनसंख्या वाले क्षेत्रों को 73वें संविधान संशोधन से बिल्कुल दूर रखा गया था। ये प्रावधान इन क्षेत्रों पर लागू नहीं होते थे, परंतु सन 1996 के अलग से एक अधिनियम बना और पंचायती राज व्यवस्थाओं के प्रावधानों के दायरे में इन क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया गया है। आपको पता होगा कि पहले 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें आदिवासी इलाके के ग्रामीण जनसंख्या वाले निवास करने वाले लोगों को इन क्षेत्रों से दूर रखा गया था पंचायती राज व्यवस्था के अधिनियम से, परंतु 1996 में एक अलग से अधिनियम पारित किया गया जिसमें पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधानों के दायरे में इन क्षेत्रों को भी कर लिया गया है। अनेक आदिवासी समुदायों में जंगल है, जल जोहड़ों जैसे साझे संसाधनों की देखरेख में जो इसके रीति रिवाज मौजूद होते हैं। हम देखते हैं कि अनेक आदिवासी जन समुदाय है जो कि जंगलों में अपना जीवन यापन करते हैं, जो कि जंगल में जल जोहड़ों आदि का प्रयोग करते हैं और इन ऐसे संसाधनों का साझा उपयोग करते हैं। मतलब जितने भी फल फूल है, प्राकृतिक संसाधन है, उनका साझा संसाधनों का उपयोग करते हैं और अपने रीति रिवाजों को परंपराओं को बनाए रखना चाहते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना, इनकी व्यवस्था करना पंचायती राज व्यवस्था के जिम्मे सौंपा गया है। इस कारण नए अधिनियम में आदिवासी समुदायों के इस अधिकार की रक्षा की गई है कि वे अपने रीति रिवाज के अनुसार संसाधनों की देखभाल कर सके। इस प्रकार से जो ये नया संशोधन हुआ है, इस संशोधन के तहत यह व्यवस्था की गई है कि यह आदिवासी समुदाय अपने रीति रिवाजों और संसाधनों की देखभाल कर सके और उनके अनुसार अपना जीवन यापन कर सके। इस उद्देश्य से ऐसे इलाकों की ग्राम सभा को अपेक्षाकृत ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। आपको पता होगा कि पंचायती राज व्यवस्थाओं के तहत जहाँ जहाँ पर आदिवासी क्षेत्र की जनसंख्या निवास करती है वहाँ की जो पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर पंचायती राज व्यवस्थाओं की ग्राम सभा को अधिक अधिकार प्रदान किए गए हैं और
निर्वाचित ग्राम पंचायत को कई मायनों में ग्राम सभा की अनुमति लेनी पड़ती है। बाकी जो निर्वाचित ग्राम पंचायतें हैं उनको काफ़ी जगह है, उनको पहले ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक है। इस अधिनियम के पीछे मूल विचार स्वशासन की स्थानीय परंपरा को बचाना और आधुनिक ढंग से निर्वाचित निकायों से ऐसे समुदायों को परिचित कराना है। यह जो हमारा अधिनियम हुआ है, इसका मूल उद्देश्य क्या है कि स्वशासन से जो स्थानीय परंपरा है, कि हमारी स्थानीय परंपरा क्या है, आदिवासी लोगों की जो स्थानीय परंपरा है उसको बनाए रखना और स्वशासन का कार्य भी करना और स्वशासन से उनको परिचित भी करवाना, और आधुनिक ढंग से जो ये निर्वाचित निकाय है यह भी अपना समुचित रूप से कार्य कर सके, इसके लिए यह अधिनियम बना है। तो अब तक हमने दो चीज़ें पढ़ी है। एक तो हमने पढ़ा है पंचायतों के, ग्राम पंचायत के कार्य पढ़े हैं। दूसरा हमने पढ़ा है कि आदिवासी क्षेत्र के लिए हमारे संविधान में क्या व्यवस्था की गई है। तो आदिवासी क्षेत्र के लोगों की जनसंख्या के लिए उनके रीति रिवाज, उनके संसाधनों के उचित संरक्षण के लिए हमारे संविधान में 1996 के द्वारा एक नया अधिनियम पारित किया गया है और इसमें वहाँ की जो ग्राम सभा है उसको पर्याप्त और उचित अधिकार दिए गए हैं ताकि वे इन लोगों के रीति रिवाजों की परंपराओं की रक्षा कर सके। अब हम देखेंगे राज्य चुनाव आयुक्त। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर चुनाव आयुक्त होता है। एक तो होता है संघ चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग जो पूरे केंद्र में, पूरे भारतवर्ष में चुनाव कराने का कार्य करता है। एक होता है राज्य चुनाव आयुक्त। राज्य चुनाव आयुक्त राज्य स्तर पर चुनावों के आयोजन का कार्य करता है। यह राज्य स्तर पर विभिन्न प्रकार के चुनाव, जैसे पार्षद के चुनाव है और नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव है, इन सब का आयोजन करता है। प्रदेशों के लिए जरूरी है कि वे एक राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करें। प्रत्येक राज्य के लिए, प्रत्येक प्रदेश के लिए यह आवश्यक है कि वह एक राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करे। इस आयुक्त की जिम्मेदारी होती है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की होगी। प्रत्येक इस आयुक्त की क्या जिम्मेदारी हो गई कि पंचायती राज क्षेत्र में चुनावों का आयोजन करवाना। पहले यह काम प्रदेशों का शासन करता था। पहले यह कार्य कौन करती थी? राज्य सरकार स्वयं करती थी। परंतु बाद में राज्य सरकार के कार्यों में अतिरिक्त वृद्धि होने के कारण राज्य चुनाव आयुक्त नाम की स्वतंत्र इकाई का चयन किया गया है, जो कि प्रत्येक प्रदेश की सरकार के अधीन होती है। अब भारत के चुनाव आयुक्त के समान प्रदेश का चुनाव आयुक्त भी स्वायत्त है। हम देखते हैं कि जिस प्रकार से भारत का चुनाव आयुक्त एक स्वायत्त संस्था है, वह जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है, वो बिल्कुल ही स्वतंत्र निकाय है, उसी प्रकार से राज्य चुनाव आयुक्त भी एक स्वतंत्र निकाय है। प्रदेश का चुनाव एक स्वतंत्र अधिकारी के द्वारा होता है तथा उसके कार्यकाल का संबंध भारत के चुनाव आयोग से नहीं होता है। हम देखते हैं कि प्रदेश का जो चुनाव कराया जाता है तो उस चुनाव का अधिकारी कौन होता है? एक स्वतंत्र अधिकारी होता है जिसका कार्यकाल का संबंध भारत के जो चुनाव आयोग होते हैं उससे नहीं होता है। यह एक स्वतंत्र निकाय होती है। तो आपको आएगा होगा समझ में कि राज्य चुनाव आयोग का क्या कार्य होता है। राज्य क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं के क्षेत्र में चुनाव कराना, ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समितियां, इन सबों के क्षेत्र में चुनाव कराने का कार्य होता है। अब हम देखते हैं राज्य वित्त आयोग। प्रदेशों की सरकार के लिए हर 5 वर्ष के लिए एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाना जरूरी होता है। आपको पता होगा एक हमारा केंद्रीय वित्त आयोग होता है, संघ वित्त आयोग, जिसका उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। इसी प्रकार से एक होता है राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग का कार्य क्या होता है कि प्रदेश में वित्त के संबंध में जो भी समस्या होती है, आर्थिक समस्या होती है, उसका कार्य करना। इसमें हम देखते हैं प्रदेशों की सरकार के लिए हर 5 वर्ष के लिए एक प्रादेशिक वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। यह आयोग प्रदेश में मौजूद स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं की आर्थिक स्थिति का जायजा लेता है।
यह क्या करता है, प्रदेश में मौजूद जितने भी स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं हैं, ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा है, पंचायत समितियां हैं, जिला परिषद है, इनके संबंध में स्थानीय स्वशासन की जो ये संस्थाएं हैं, इनकी आर्थिक स्थिति का जायजा लेता है। यह आयोग एक तरफ प्रदेश और स्थानीय शासन की व्यवस्थाओं के बीच तो दूसरी तरफ शहरी और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के बीच में राजस्व के बंटवारे का पुनरावलोकन करेगा। यह क्या करता है, एक तरफ तो यह प्रदेश की मतलब राज्य सरकार की स्थानीय संस्थाओं के बीच में, दूसरी तरफ शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की। शहरी में तो आपको पता है जिला परिषद, नगर निगम, नगर पालिका आएगी, और उसी प्रकार से ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समितियां, इनके बीच में राजस्व के बंटवारे का, जो भी कर वगैरह से जो भी हमें राजस्व प्राप्त होता है, इसके बंटवारे का पुनरावलोकन करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा राज्य वित्त आयोग का क्या कार्य होता है कि वह 5 वर्ष तक प्रदेश में वित्त की व्यवस्था देखता है, जो कि ग्रामीण और शहरी स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं हैं उनके बीच में राजस्व के बंटवारे के संबंध में देखरेख करता है। तो यह हमारा हो गया राज्य वित्त आयोग। अब हम देखते हैं 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन जो कि शहरी इलाके से संबंधित है। इसमें हम देखते हैं संविधान के 74वें संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय स्वशासन अर्थात नगर पालिका से है। जो हमारा 74वां संविधान संशोधन है, इसका संबंध किससे है, शहरी स्थानीय स्वशासन से इसका संबंध है। भारत की जनगणना में शहरी इलाके की परिभाषा करते हुए जरूरी माना है कि ऐसे इलाके में, शहरी इलाके में क्या होगा, कम से कम 5000 की जनसंख्या हो। हमारे यहाँ पर जो 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ है, इस 74वें संविधान संशोधन में जो भारत की जनगणना की गई है, इसमें शहरी इलाके से संबंध में कुछ परिभाषा दी है कि शहर किसे कहेंगे, तो शहर उसे कहेंगे जिस इलाके की कम से कम जनसंख्या कितनी है, 5000 हो। दूसरा, इस इलाके के कामकाजी पुरुषों में कम से कम 75% खेतीबाड़ी के काम से अलग माने जाने वाले पेशे में हो। मतलब ऐसा इलाका, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे कम से कम 75% पुरुष खेतीबाड़ी का काम नहीं करते हैं, वह इसके अलावा अन्य कुछ काम करते हो। अगला हम देखते हैं जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जनसंख्या का घनत्व कितना होना चाहिए, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 31% जनसंख्या शहरी इलाकों में निवास करती है। हमने 2011 की जो जनगणना देखी है, उसमें हमने देखा है कि भारत की लगभग कितनी 31% जनसंख्या कहाँ पे निवास करती है, शहरों में निवास करती है। अनेक रूपों में हम देखते हैं 74वें संविधान संशोधन में और 73वें संविधान संशोधन का दोहराव है, लेकिन यह संशोधन शहरी इलाकों से संबंधित है। ध्यान रखना, 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण स्वशासन से संबंधित है और 74वां संविधान संशोधन शहरी स्वशासन से संबंधित है। 73वें संशोधन के सभी प्रावधान, मसलन 73वें संविधान संशोधन के सभी प्रावधान जैसे कि प्रत्यक्ष चुनाव कराना, आरक्षण की व्यवस्था, विषयों का हस्तांतरण, प्रादेशिक चुनाव आयुक्त और प्रादेशिक वित्त आयोग 74वें संशोधन में शामिल है और नगर पालिका पर भी लागू होते हैं। हम देखते हैं कि 73वें संविधान संशोधन के जो सभी प्रावधान है, जैसे कि प्रत्यक्ष चुनाव, हम देखते हैं कि हम पंच सरपंच के चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी होते हैं। उसी प्रकार से हम पार्षद के चुनाव में भी भागीदार होते हैं। और विषयों का हस्तांतरण, जैसे कि ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्थाओं के विषय हमने पढ़े, सड़क है, पेयजल है, पुल निर्माण है, ग्रामीण स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था है। यह सब चीज़ें ऐसे कैसे
शहरी स्वशासन में भी आएगी। ये सारी सड़क की, पेयजल की, राशन की, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था, यह सब चीजें शहरी स्थानीय स्वशासन में भी आएगी। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो प्रादेशिक चुनाव आयोग, हमने अभी प्रादेशिक राज्य चुनाव आयोग के बारे में पढ़ा और हमने राज्य वित्त आयोग के बारे में पढ़ा, तो ये व्यवस्था ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में समान रूप से लागू होती है। शहरी क्षेत्र में नगर पालिका में लागू होगी और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत क्षेत्र में लागू होगी। तो ये आपका 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ। अब हम देखते हैं 73वें और 74वें संविधान संशोधन का क्रियान्वयन, कि भाई 73वें और 74वें संविधान संशोधन का क्रियान्वयन किस प्रकार से हुआ। अब सभी प्रदेशों में 73वें संशोधन के प्रावधानों को लागू करने के लिए कानून बना दिए गए हैं। अब सभी प्रदेशों में क्या हुआ है कि 73वां संविधान संशोधन जो कि लागू हुआ था, इसके संबंध में कानून बनाने की व्यवस्था हो चुकी है। इन प्रावधानों का अस्तित्व में आए अब 10 वर्ष से ज्यादा समय हो रहा है। इन प्रावधानों को अस्तित्व में आए हुए अब 10 साल से ज्यादा समय हो रहा है। इस अवधि मतलब कि 1994 से लेके 2004 तक में अधिकांश प्रदेशों में स्थानीय निकायों के चुनाव कम से कम 2 बार हो चुके हैं। 1994 से लेके 2004 तक के समय में देखते हैं हम, स्थानीय निकाय के चुनाव कम से कम 2 बार हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में और राजस्थान तथा कुछ और प्रदेशों में अब तक तो 3-3 बार चुनाव हो चुके हैं। हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में अब तक तो वहाँ पे तो 2 बार हुए हैं, परंतु मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो अब तक 3-3 बार चुनाव हो चुके हैं। आज ग्रामीण भारत में जिला पंचायतों की संख्या, आज हम देखते हैं कि ग्रामीण भारत में जिला पंचायतों की संख्या कम से कम कितनी है, 600 से ज्यादा। इसी प्रकार से हम देखते हैं मध्यवर्ती तथा प्रखंड स्तरीय पंचायतों की संख्या 6000 तक है। मध्यवर्ती क्षेत्र में जो कि प्रखंड पंचायत समितियां क्षेत्र है, तो उनकी संख्या कितनी है, 6000। इसी प्रकार से ग्राम पंचायतों की संख्या 2,40,000 है। तो ये हम देखते हैं। अब हम आएंगे कि शहरी भारत में 100 से ज्यादा नगर निगम है। शहरी भारत में अगर हम देखें तो नगर निगम कितना है, 100 से ज्यादा नगर निगम। उसी प्रकार से 1400 नगर पालिकाएं हैं, 1400 नगर पालिका और 2000 नगर पंचायत मौजूद है। हर 5 वर्ष पर इन निकायों के लिए 32 लाख सदस्यों का निर्वाचन होता है। हम देखते हैं कि हर 5 वर्ष में इन निकायों के लिए कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है, 32 लाख सदस्यों का निर्वाचन होता है। इसमें से 13 लाख महिलाएं हैं। इसमें से हम देखते हैं 13 लाख कितनी है, महिलाएं हैं। यदि प्रदेशों की विधानसभा तथा संसद को एक साथ रख कर देखें तो भी इसमें निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की संख्या 5000 से कम बैठती है। अगर हम देखें कि प्रदेशों में विधानसभा है और संसद है, इन दोनों को मिलाकर अगर हम देखें तो महिलाओं में इनकी संख्या 5000 से कम होती है। स्थानीय निकायों में चुनाव के कारण निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। अब हम देखते हैं 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने देश भर में पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिका की संस्थाओं की बनावट को एक सा कर दिया है। जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ है, इसके द्वारा देश भर की जो पंचायती राज संस्थाएं हैं और नगर पालिका की बनावट है, उनको एक समान कर दिया है। हम ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज की पंचायत समितियों की अगर हम स्थितियां देखें और नगर पालिका की बनावट अगर हम देखें तो दोनों को एक सा बना दिया है। इन संस्थाओं की मौजूदगी ही अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इससे शासन में जनता की भागीदारी के लिए एक मंच और माहौल तैयार होता है। हम देखते हैं ग्राम पंचायत है या जिला परिषद है, तो
इनकी आपस में मौजूदगी ही क्या कर रही है कि आपस में एक ऐसा माहौल तैयार कर रही है जिसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा भागीदार ले रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें सम्मिलित हो रहे हैं और लोगों को एक ऐसा मंच मिला है जहाँ पर वो अपनी समस्याओं का समाधान और निदान कर सके। पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान के कारण स्थानीय निकायों में महिलाओं की भारी संख्या में मौजूदगी सुनिश्चित हुई है। हम देखते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। हम देखते हैं कि हमारा जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उस समय हमारे यहाँ पर महिलाओं के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी और बहुत ज़्यादा भेदभाव और कुप्रथाएं व्याप्त थी। धीरे धीरे उन सब का अंत हुआ और महिलाओं की तरफ ज़्यादा विशेष ध्यान दिया गया और इसके साथ साथ में महिलाओं के आरक्षण के लिए भी व्यवस्था की गई, जिसके कारण महिलाओं की संख्याओं में अब भारी मौजूदगी यह महिलाओं की भारी संख्या में इसमें मौजूदगी सुनिश्चित हुई है। आरक्षण का प्रावधान अध्यक्ष पद और सरपंच जैसे पद के लिए भी है। हम देखते हैं कि ये जो आरक्षण का प्रावधान है यह अध्यक्ष और सरपंच जैसे पद के लिए भी है। इस कारण निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की एक बड़ी संख्या अध्यक्ष और सरपंच जैसे पदों पर आसीन भी है। हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित होने के कारण जो जाट है, राजपूत है, इन क्षेत्रों की महिलाओं जहाँ पे पर्दा प्रथा ज़्यादा विख्यात है वहाँ पे भी अब महिलाएं पंच सरपंच पद के लिए अब यहाँ पर उन पदों पर आसीन हो रही है। आज कम से कम 200 महिलाएं जिला परिषदों में, पंचायतों में अध्यक्ष पद पर है। उसी प्रकार से हम देखते हैं 2000 महिलाएं प्रखंड और तालुका पंचायत की अध्यक्ष हैं। 200 महिलाएं तो जिला पंचायत में अध्यक्ष पद पर है और 2000 महिलाएं पंचायत समिति में अर्थात ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का जो गठन है वहाँ पे अध्यक्ष पद पर है। ग्राम पंचायतों में महिलाओं की सरपंच की संख्या 80,000 से ज़्यादा है। ग्राम पंचायतों में अगर हम महिला सरपंच की संख्या देखें तो वह 80,000 से भी ज़्यादा है। इसी प्रकार से नगर निगम में 30 महिलाएं हैं जो कि मेयर और महापौर है। नगर पालिकाओं में 500 से भी ज़्यादा महिलाएं हैं जो कि अध्यक्ष पद पर आसीन हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं लगभग 650 नगर पंचायतों की प्रधानी भी कौन है? महिलाएं ही है। 650 जो नगर पंचायतें हैं वहाँ पे भी उनकी प्रधान कौन है? महिलाएं हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि हमारे यहाँ पर महिलाओं की क्या स्थिति है। अगर आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए कि पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण के लिए क्या व्यवस्था की गई है तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो हमें महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है, यह ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर पंचायती राज चुनाव में महिलाओं की जनप्रतिनिधियों की बड़ी संख्या में मौजूदगी यहाँ पर महिलाओं की स्वतंत्रता को अंकित करती है, जिसमें हम बता सकते हैं कि कम से कम 200 महिलाएं हैं जो कहाँ पर आई है? जिला पंचायतों के लिए अध्यक्ष है। वही 200 महिलाएं हैं जो कि पंचायत समिति में, तालुका पंचायत यानी ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति जो मध्यवर्ती स्तर है वहाँ पर 2000 महिलाएं हैं। उसी प्रकार से ग्राम पंचायतों में भी महिला सरपंचों की संख्या 80,000 से ज़्यादा है और नगर निगम में 30 महिलाएं मेयर महापौर है और नगर पालिकाओं में 500 से भी ज़्यादा महिलाएं अध्यक्ष पद पर आसीन हैं। और अपने ध्यान रखना है कि नगर पंचायतों की जो प्रधानी है वो 650 महिलाएं हैं जो कि नगर पंचायतों में प्रधान पद पर कार्यरत है। तो यह चीज़ हमें महिलाओं की स्थिति के बारे में बताती है। और आपने इस वीडियो में देखा होगा कि हमने 73वां और 74वां संविधान संशोधन कैसे क्रियान्वित हुआ इसके बारे में हमने पढ़ा और हमने ये भी देखा कि 74वें संविधान संशोधन में जो 73वें संविधान संशोधन के जो विषय थे वो 74वें संविधान संशोधन में स्थानीय स्वशासन में शहरी संस्थाओं के लिए लागू होते हैं। उनके जो कार्य हमने पंचायतों के पढ़े वो कार्य नगर निगम
जिला प्रशासन में आ जाएंगे। उसके बाद में हमने पढ़ा था राज्य वित्त आयोग पढ़ा था और राज्य चुनाव आयोग तो पढ़ा था, और हमने यहाँ पर देखे हैं पंचायतों के कार्य। तो इस प्रकार से इस वीडियो में आपके 3-4 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। इनको आप अच्छे से देखेंगे और करेंगे और याद करेंगे। इसमें कुछ थोड़ा बहुत और रह गया है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।